नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे जीएस विजन यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और नई ज्योग्राफी की वीडियो लेके आए हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 5। कौन सा चैप्टर है? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो हमारी ज्योग्राफी सीरीज हम दोबारा शुरू करते हैं और माफी चाहता हूँ, थोड़ी वीडियो लेट हो गई है, डिले हो गई है, पर कोई नहीं, अब से रेगुलरली आएंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। देखिए, सबसे पहले, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। इसका मतलब ये है, जो अर्थ की सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के थ्री मेन कंपोनेंट्स। जो 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 कौन से हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वो मीट होते हैं, मतलब मिलते हैं, ओवरलैप मतलब और इंटरेक्ट करते हैं, तीनों एक साथ रहते हैं। कौन कौन से? पहला है लिथोस्फेयर, दूसरा है एटमॉस्फेयर, तीसरा है हाइड्रोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। लिथोस्फेयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन जिसपे हम रहते हैं, मतलब जो लैंड है हमारा, जिसपे हम रहते हैं। ठीक है, तो जो सॉलिड पोर्शन है हमारे अर्थ का जिसपे हम रहते हैं, विच वी लिव, इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? देखिए, एटमॉस्फेयर मतलब होता है द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो जो द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ, वो गैसियस लेयर्स जो अर्थ को सराउंड करती हैं। ठीक है, ये हमारी अर्थ को सराउंड करेंगी गैसियस लेयर, जो यहाँ पे गैसियस लेयर्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और भी कई सारी गैसेज हो गई। ठीक है, वो सारी गैसेज जो लेयर बनाती हैं वो है एटमॉस्फेयर। जैसे कि ये हमारा एटमॉस्फेयर ही तो, ये ऊपर जहाँ बादल दिख रहे हैं ये। ठीक है, और एक हो गया हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब हो गया, वाटर कवर्स अ बिग, वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर। जो वाटर है, पानी है, वो हमारे अर्थ की सरफेस का बहुत बड़ा एरिया। ये देखिए, जितना ये ब्लू ब्लू ये दिख रहा है आपको, ये हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये सब आपको जो दिख रहा है, जितना भी ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब वाटर है। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ की सरफेस पे काफी बड़ा एरिया कवर करता है। क्या? कौन सा? वाटर। तो हम लोग उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब हाइड्रो, वाटर। हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो। इसी से आपको समझ में आ जाएगा, वाटर की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बायोस्फीयर क्या होता है? देखिए, बायोस्फीयर का मतलब होता है, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच भी कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर वो एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा नैरो जोन होता है, नैरो मतलब ऐसा पतला सा, एक ऐसा नैरो जोन होता है जिसके अंदर हम लैंड, ठीक है, लैंड, वाटर और एयर तीनों मिल जाए हमें। ठीक है, लैंड, वाटर और एयर ये साथ में मिल जाए, और जो विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, लाइफ के सारे फॉर्म्स जिनमें हों, तो ये क्या हो गया पूरा? ये क्या हो गया? बायोस्फीयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। लिथोस्फेयर, देखिए, अब डिटेल में पढ़ते हैं कि लिथोस्फेयर क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। इसमें क्या क्या होता है? इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट, ठीक है, उसकी रॉक्स, एंड द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो रॉक्स हो गई हैं क्रस्ट की, और थिन लेयर्स ऑफ जो सॉइल हो गया, ठीक है, मिट्टी है, और जिसमें सॉइल में क्या होता है? न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो ऑर्गेनिज्म सस्टेन करते हैं, हम लोग लेते हैं, किस में होता है? सॉइल में ही तो होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। यही सब आता है, किसमें आता है? लिथोस्फीयर में। अब देर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के दो मुख्य डिविजन्स हैं, दो मुख्य तरीके से डिवाइड किया हुआ है। कैसे? किन किन में? द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स, एक कॉन्टिनेंट्स में,
ठीक है, एक कॉन्टिनेंट्स में, और द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स में अब ये क्या होते हैं वो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो ये मैप देख लीजिए, प्रिंटेबल मैप ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। देखिए इसमें ओशन भी हैं और कॉन्टिनेंट्स भी हैं। पहले तो कॉन्टिनेंट्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? हम एशिया में रहते हैं। इंडिया देखिए यहाँ पे है इंडिया, ठीक है, हम इसमें रहते हैं एशिया में। ठीक है, अब देख लीजिए कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। एक बार ये रहा एंटार्क्टिका। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। अब ओशंस कौन कौन से होते हैं? देखिए ये हमारे इंडिया के पास कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। एक इंडियन ओशन होता है, एक ये होता है पैसिफिक ओशन, ये ओशियनिया। ठीक है, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन यही वाला है। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे है? ये हमारी अर्थ ऐसी थोड़ी है, हमारी अर्थ तो गोल है ना। समझ जाओ कैसे है, इस साइड ऐसे पूरा है ना ये ओशन, और ये सदर्न ओशन। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और इसमें इस पूरी स्लाइड की आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जिसे पीडीएफ चाहिए वो डाउनलोड कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें लिंक प्रोवाइड हो जाएगी पीडीएफ की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। अभी आपको मैंने मैप में दिखाया। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। देखिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ। ये पूरी अर्थ का 1/3 कवर कर लेता है। ठीक है, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है ये कॉन्टिनेंट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी कॉन्टिनेंट से पास होता है। ठीक है, वो भी मैं मैप में आपको आगे दिखा दूंगा। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। एशिया जो है वो यूरोप से सेपरेट हुआ हुआ है। एशिया यहाँ है, यूरोप यहाँ है, यहाँ पे यूरल माउंटेन्स है वेस्ट में। ठीक है, द combined land masses of Europe and Asia is called the Eurasia. यूरोप प्लस एशिया। जो यूरोप और एशिया को अगर कंबाइन करते हैं और जो लैंड मास बनता है उसे हम कहते हैं यूरेशिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप एशिया से काफी छोटा है। एक मिनट, यूरोप एशिया से काफी छोटा है, मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में यूरोप है। ठीक है, तो ये एशिया हो गया हमारा, इस साइड यूरोप। ठीक है, एशिया के वेस्ट में यूरोप है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। जो आर्कटिक सर्कल मैंने आपको पढ़ाया था ना पहले वीडियोस में, वो यहाँ यूरोप से पास होता है। इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। मतलब 3 साइड से, 1 2 3 साइड से वाटर बॉडीज ने बाउंड किया हुआ है यूरोप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे। अफ्रीका। अब हम आ चुके हैं अफ्रीका पे। देखिए अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो इक्वेटर है और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम बोलते हैं, वो इस कॉन्टिनेंट के बीच से होके निकलता है। ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अफ्रीका का लार्ज काफी बड़ा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। मतलब ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, गुजरता है।
द सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट के बारे में आपने सुना होगा, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? अफ्रीका में ही है, ठीक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे लंबी नदी, जो नील नदी, नील नदी है, वो कहाँ पे फ्लो होती है? वो अफ्रीका में होती है। ये भी याद रखिएगा, ये सब पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप, ये स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थुमस ऑफ पनामा। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है, देखिए मैंने अभी आपको पीछे मैप दिखाए थे, फिर से दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए अब हम आ गए मैप पे, और ये रहा, देखिए हम नॉर्थ अमेरिका ये रहा, और साउथ अमेरिका ये रहा, और जो मैं जिस छोटी सी लैंड स्ट्रिप की बात कर रहा था वो रही ये, ठीक है। ये इससे लिंक्ड है, कनेक्टेड है। इसको क्या कहते हैं? इस्थुमस ऑफ पनामा। देखिए जो मैंने अभी आपको आगे बताया। चलते हैं वापस अपने नॉर्थ अमेरिका पे। देखिए नॉर्थ अमेरिका ये तो बता ही चुका हूँ। द कॉन्टिनेंट लाइज, इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है, जो मैंने आपको दिखा दिया। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कॉन्टिनेंट कंप्लीटली लाई करता है किसमें? नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। द एंडेस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, एंडस, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो कहाँ है? वो रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वो यहाँ नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, और नॉर्थ से साउथ तक। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, द अमेजोन। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है कौन सी? अमेजोन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब साउथ अमेरिका के देख लीजिए। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है साउथ अमेरिका, और द एंड इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर, द अमेजोन। अभी बताया मैंने ये 3 पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो साउथ अमेरिका हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। ये ऑस्ट्रेलिया सारी साइड से सराउंडेड है, ओशन एंड सीज से, ठीक है। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, बिल्कुल कहा भी जाएगा इसे। मैप में आपको मैंने दिखाई था ऑस्ट्रेलिया भी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा कॉन्टिनेंट कंप्लीटली कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में। इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल, साउथ पोल आज जानते हैं ना आप, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इज लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में लाई करता है क्या? साउथ पोल। इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। यहाँ पे परमानेंटली किस चीज से कवर रहता है? ये थिक, मोटी आइस शीट्स, बर्फ की सिल्लियों से। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन, कोई भी मानव जाति यहाँ पे परमानेंट सेटल नहीं हो सकती है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन, कई कंट्रियों के यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में। इंडिया के, और इंडिया का भी है, इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर, और इनके नाम क्या है? मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। आप याद रखिएगा इंडिया के एंटार्क्टिका में कौन कौन से रिसर्च स्टेशन हैं, तो वो है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर, हम आ चुके हैं हाइड्रोस्फीयर पे। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, ये तो बताइए आपको, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड। 71% of land Earth is covered with water. Hydrosphere consists of water in all its forms, as running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water, and the water vapor in atmosphere. All comprise that hydrosphere. इस पॉइंट का देखिए क्या मतलब है। इस पॉइंट का ये मतलब है, हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो वाटर, वो कंसिस्ट करता है, उसमें वाटर हर फॉर्म में कंसिस्ट करता है। जैसे रनिंग वाटर जो ओशंस, रिवर्स और लेक्स में होता है, ठीक है। जो ग्लेशियर में बर्फ होती है उसमें भी तो पानी होता है। अंडरग्राउंड वाटर होता है जो, और जो वाटर वेपर ऊपर एटमॉस्फेयर में है, ये सब
ये सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है, ठीक है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन ओशियंस एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। मोर देन 97% ऑफ द जो अर्थ का वाटर है, 97% से भी ज्यादा वो ओशियंस में पाया जाता है, और वो काफी नमक वाला पानी होता है, सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, हमारे लिए नहीं होता है, हमारे लिए उसमें काफी नमक होता है, हम यूज नहीं कर पाते। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets, glaciers, or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human use. ह्यूमन यूज के लिए फ्रेश वाटर काफी कम है, काफी कम परसेंटेज में है, और ज्यादा से ज्यादा मैंने अभी बताया ओशंस में 97% से ऊपर, और बाकी का आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स में, और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें। फ्रेश वाटर जो हम ह्यूमन, जो हम मानव यूज कर सकते हैं, जिसका उपयोग कर सकते हैं, वो काफी कम परसेंट में, इसीलिए हम लोग सब बोलते हैं कि सेव वाटर सेव अर्थ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओशन तो पढ़ेंगे ओशंस के बारे में। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशंस जो है वो हाइड्रोस्फीयर के मेजर पार्ट है। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। जो ओशन वाटर होता है वो हमेशा चलता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करंट्स। जो थ्री चीफ मूवमेंट्स हैं ओशंस की, ओशन वाटर की, वो क्या क्या हैं? वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। ये क्या होती हैं, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। द फाइव मेजर ओशंस आर द, कौन कौन से फाइव मेजर ओशंस है? पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन भी है ये, अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ये ऑर्डर अपने साइज के ऑर्डर में लिखे हुए हैं। सबसे छोटा मतलब कौन सा हो गया? आर्कटिक ओशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिफिक ओशन, और पढ़ेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, ठीक है। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। इट इज स्प्रेड ओवर वन थर्ड ऑफ द अर्थ। अर्थ की वन थर्ड पार्ट में ये फैला हुआ है। मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का डीपेस्ट पार्ट कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है ये, लाइज इन द पैसिफिक ओशन। ये कहाँ लाई करता है? पैसिफिक ओशन में। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर इन शेप में ऑलमोस्ट। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, ठीक है। ये सब इसमें सराउंड होते हैं, किसमें? पैसिफिक ओशन। याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा, मैरियाना ट्रेंच ये डीपेस्ट पार्ट है, मतलब सबसे गहरा पार्ट है अर्थ का, और ये कहाँ पाया जाता है? पैसिफिक ओशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. ये S-shaped में है. It is flanked by the North and South Americas on the western side. ठीक है, ये एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में सराउंड करता है, उधर साइड है। और वेस्टर्न साइड में ये सॉरी वेस्टर्न साइड में ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की तरफ है, और यूरोप और अफ्रीका की तरफ है, किसमें? ईस्टर्न साइड में, ठीक है। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है इज हाईली इंडेंटेड। द irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. ये हमेशा याद रखिएगा, सबसे busiest ocean है कौन सा? अटलांटिक ओशन, क्योंकि इसकी जो कोस्ट लाइन है वो हाईली इंडेंटेड है, irregular है काफी, और इसकी जो जो लोकेशन है वो नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए बिल्कुल एकदम सूटेबल है, ठीक है। इसीलिए, और तो इसमें ट्रेड व्रेड बहुत अच्छे से हो जाता है, इसीलिए बिजिएस्ट ओशन भी बोला जाता है। ये बात होते हैं। इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया। इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे लिखा गया है, और जिस जो कंट्री है इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर शेप में है ये ऑलमोस्ट। In the north, it is bound by Asia. North में एशिया है। In the west, अफ्रीका, अफ्रीका, और इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए Southern Ocean. The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. जो Southern Ocean है वो अंटार्कटिका के जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका उसके साइड है, और नॉर्थवर्ड की तरफ एक्सटेंड करता है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये आपको मैप में मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है।
देखिए ये रहा सदर्न ओशन, ठीक है, ये रहा एंटार्क्टिका, नॉर्थवर्ड है इधर 60 डिग्रीज, एंटार्क्टिका एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के, कौन सा ओशन, सदर्न ओशन, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं हम लोग अपनी स्लाइड में। ठीक है, अब आगे आर्कटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। ये आर्कटिक सर्कल के पास लोकेटेड है और ये सराउंड करता है किसे, नॉर्थ पोल को। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, पतली सी एक स्ट्रेच होगी शैलो वाटर्स की, उससे कनेक्टेड होगा, जैसे ये आर्कटिक हो गया, ये पैसिफिक हो गया, ऐसे एक नैरो सी स्ट्रेच शैलो वाटर की, उसको कहते हैं हम बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया और नॉर्थ अमेरिका के वो इस नॉर्दर्न कोस्ट से बाउंडेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एटमॉस्फेयर क्या होता है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय a layer of gas called the atmosphere। जो हमारा अर्थ है वो चारों तरफ से सराउंडेड है, किससे, एक अर्थ की सॉरी गैस की लेयर से, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये पतली सी एयर की मतलब हवा की चादर, इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लेनेट। ये इंटीग्रल और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्लेनेट का, क्यों, इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। बिल्कुल, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, एयर वी ब्रीथ मतलब ऑक्सीजन, और हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, जो सन की यूवी रेज आती है उससे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर है ना। ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, सन की तरफ से जो यूवी रेज आती है, ठीक है। इसलिए हमेशा ये याद रखिएगा, ये भी एटमॉस्फेयर में तो काफी अच्छा है, एटमॉस्फेयर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, उनके कंपोजिशन के बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे एंड अदर प्रॉपर्टीज के बेस पे। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द, कौन कौन सी हैं, अर्थ सरफेस की तरफ से पहली है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मीसोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, फिर लास्ट वाली है एक्सोस्फेयर, फिर हम लोग ऊपर स्पेस में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 पांच लेयर्स हैं, इन लेयर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean, dry air, nitrogen 78%, oxygen 21%, other gases like carbon dioxide, argon, and other comprise 1% by volume. देखिए, एटमॉस्फेयर में मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, which make up about 99% of clean, dry air. नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%। बाकी जो अदर गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर्स, वो सब कितनी है, 1% बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑक्सीजन है वो ब्रीथ ऑफ लाइफ है, क्यों, हम ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, हम ऑक्सीजन ही तो सांस लेते हैं, तभी तो जिंदा है। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में। कार्बन डाइऑक्साइड to present in minimum is important as it absorbs heat radiated by the earth। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी कम अमाउंट में अवेलेबल है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जितनी भी हीट आती है अर्थ से रेडिएट होती है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द, thereby keeping the planet warm, प्लेनेट को वार्म बनाए रहती है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ में भी काफी एसेंशियल है। आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस चाहिए होता है ना प्लांट्स में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत मेन रोल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ एटमोसफियर वेरीज विद हाइट, जो एटमोसफियर की डेंसिटी है वो वेरी करती है हाइट में। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप। सी लेवल मतलब बिल्कुल नीचे धरती पे, सी लेवल पे, समुद्री तल पर ये मैक्सिमम होगी, मैक्स, ठीक है। एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे ये डिक्रीज होती जाएगी। यू नो
The climbers experience problems in breathing due to this decrease in density of air. They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. ऐसा आपको पता है, देखिए जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है ब्रीथिंग में, सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जाते हैं हवा में, तो जो हाइट पे जाते हैं तो हवा की डेंसिटी डिक्रीज होती है, कम होती है। तो इसीलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लेके चलते हैं ताकि उन्हें आगे ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे दिक्कत ना हो। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स, और जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी डिक्रीज होता रहता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वो आप आगे पढ़ेंगे अभी नहीं डिटेल में, ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, कुछ एरियाज में हाई प्रेशर होता है, कुछ एरियाज में लो प्रेशर होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर हमेशा कहाँ से, एयर हमेशा हाई से लो में फ्लो करेगी। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, मूविंग एयर को हम कहते हैं विंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, बायोस्फीयर जो होता है वो है डोमेन ऑफ लाइफ, यही तो हमारे चैप्टर का नाम है, द मेजर डोमेन ऑफ द लाइफ। देखिए द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट एक्सिस्ट। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कई स्पीसीज हैं ऑर्गेनिज्म के दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। कई स्पीसीज हैं जो साइज से वेरी करती हैं, माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए और बड़े मैमल्स तक। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जितने भी जीव जंतु हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से लिंक्ड है, एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, बायोस्फीयर और एक दूसरे से लिंक्ड है सर्वाइव करने के लिए। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम, जो ऑर्गेनिजम्स हैं बायोस्फीयर में वो ब्रॉडली डिवाइड किए गए हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में, जो कि आप बायो में पढ़ेंगे आगे चल के। आगे बढ़ते हैं। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर, ये जो तीनों डोमेन्स है ना अर्थ के, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट जब करते हैं तो अफेक्ट भी करते हैं कई तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, लकड़ियां काटते हैं फॉर फुलफिलिंग आर नीड्स ऑफ वुड, हमें वुड चाहिए, और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में। बट इससे क्या होता है, मे लेड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप से सॉइल्स के रिमूवल के लिए, ठीक है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, अर्थ की सरफेस चेंज हो जाती है कैसे, जो नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं जैसे कि अर्थ के हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, लैंड धरती पे दरार आ जाए, एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी, सुनामी में जैसे आती है। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, पानी में डूब गए थे सारे पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसूटेबल, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसका डिस्चार्ज अगर हम करते हैं नदी या फिर तालाबों में तो वो वाटर को अनसूटेबल बनाता है हमारे मानवों को, मानव के यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और ये दूसरे फॉर्म्स ऑफ लाइफ को भी डैमेज करता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट से जो एमिशंस होता है और जो व्हीकल से होता है वो पॉल्यूट कर देता है हमारी एयर को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर, जैसे कि अभी मैंने बताया क्यों इम्पोर्टेंट है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो ये किस चीज को इंक्रीज में होगी, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. There is thus a need to limit the use of resources. हम जो resources का use कर रहे हैं हमें वो लिमिट में करना पड़ेगा, ताकि जो अर्थ में जो बैलेंस है नेचर का वो बना रहे, किसमें लिथोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में और हाइड्रोस्फीयर में। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि जो रिसोर्सेज है उन्हें बर्बाद मत करिए और उन्हें उतना ही यूज करिए, मेंटेन करके रखिए और बैलेंस
में यूज़ करिए, ठीक है, बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये रिसोर्सेज को बनने में कितना टाइम लगता है और कैसे हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, पानी कितना कम है हमारे यूज़ के लिए, ठीक है, तो इन्हें कभी बर्बाद मत करिए। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू, आपने हमारा यहाँ तक साथ दिया है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप दीजिए, इससे हमारे चैनल को बहुत मदद मिलती है, इससे हमारी वीडियो को बहुत मदद मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो इतनी अच्छी लगी हो, आप अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिए। और अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स और ये सब डालते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, उस पे हम पीडीएफ की लिंक वगैरह और जितने भी वीडियो की अपडेट्स होती हैं हम डालते रहते हैं, करंट अफेयर अपडेट्स भी। और इस पीडीएफ की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।